हेलो एवरीवन, दिस इज सी ए प्रिया गौड़ और अब हम बात करने वाले हैं अबाउट वन ऑफ द वेरी प्रॉमिसिंग सर्टिफिकेशंस फ्रॉम NISM सीरीज 15 रिसर्च एनालिस्ट। इसकी शुरुआत होती है इसके चैप्टर 1 से, विच इज इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशन। तो अब अगर हमको समझना है चैप्टर 1 में क्या दिया है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि रिसर्च एनालिस्ट होता क्या है। रिसर्च एनालिस्ट आपकी और हमारी तरह ही एक इंसान होता है जो कि इन्वॉल्व होता है डेटा कलेक्शन में, डेटा एनालिसिस में एंड फाइनली अपने क्लाइंट को एक सजेशन देने में कि क्या एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी में, क्या एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए भी या नहीं, और अगर हमने पहले से इन्वेस्ट कर रखा है तो क्या उस शेयर को हमें होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए। तो अब ये रिसर्च एनालिस्ट ये सारा काम करता कैसे है, तो इसके नाम में ही इसका सारा गुण छुपा हुआ है, रिसर्च एंड एनालिसिस। सो रिसर्च की अगर हम बात करें तो रिसर्च होती कैसे है। रिसर्च इज सिंपली कलेक्शन ऑफ डेटा एंड एनालाइजिंग द डेटा, राइट। सो व्हाट वी डू, वी कलेक्ट द डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। ये सोर्सेस कौन कौन से हैं? माइक्रो इकोनॉमिक सोर्सेस जैसे कंपनी की खुद की इंटरनल इंफॉर्मेशन, कंपनी के मिनट्स ऑफ मीटिंग, मैक्रो इंफॉर्मेशन जो कि हमको मिलती है विद द हेल्प ऑफ वेरियस इंटरनेशनल बैंक्स लाइक द एशियन डेवलपमेंट बैंक, द वर्ल्ड बैंक, वी हैव RBI, यहाँ से हमको मैक्रो डेटा मिल जाता है। इसके बाद में वी हैव इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन, इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो कि मिलती है विद द हेल्प ऑफ जर्नल्स, पब्लिकेशंस एटसेट्रा। एंड देन वी हैव द कंपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो मिलती है कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, कंपनी के एम्प्लॉयज से बात करने से, कंपनी के स्टेक होल्डर्स की इंटरव्यू लेने के बाद, और कई सारे अलग फैक्टर्स है, द मोस्ट प्रॉमिसिंग वन ऑफ विच इज द एनुअल रिपोर्ट। सो इन सारे डेटा की हेल्प से एक रिसर्च एनालिस्ट डेटा कलेक्शन करता है, उस डेटा को समझता है, उसको क्वांटिफाई करता है, उसकी क्वालिटी को इवैल्यूएट करता है और फाइनली एक एनालिसिस परफॉर्म करता है। इस एनालिसिस के ऊपर एक अपना डिसीजन बनाता है जो कि अनबायस्ड होता है और अल्टीमेटली बताता है अपने क्लाइंट को कि उसे किस तरीके का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए। अल्टीमेटली a suggestion is given. So that's about the very first slide that we are gonna deal with. इसके बाद हम बात करने वाले हैं, तो अब हम बात करने वाले हैं about the role and types of research analyst. सबसे पहला टाइप जो हम पढ़ने वाले हैं विच इज सेल साइड एनालिस्ट। सेल साइड एनालिस्ट का जो भी रिसर्च रिपोर्ट होता है ये पब्लिक डोमेन पर अवेलेबल होता है। इनके क्लाइंट्स कौन कौन है? सो ऐसी फर्म्स जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है या एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है या फिर ब्रोकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ये सारी की सारी फर्म सेल साइड एनालिस्ट के लिए क्लाइंट होती है। अब ये रिसर्च रिपोर्ट सेल साइड एनालिस्ट बनाता क्यों है? ताकि वो अपने होल्डर को या अपने क्लाइंट को एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे सके, सजेशन दे सके कि किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी को बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए। दैट इज अबाउट सेल साइड एनालिस्ट। अब सेल साइड एनालिस्ट के बाद हम बात करते हैं अबाउट बाय साइड एनालिस्ट। सो ये बाय साइड एनालिस्ट का डेटा क्या पब्लिक डोमेन पर अवेलेबल होता है? द आंसर इज नो। ये बाय साइड एनालिस्ट यूजुअली इंटरनली काम करते हैं, किसी एक कंपनी के अंदर काम करते हैं और उस कंपनी को प्रॉपरली सारा डेटा प्रोवाइड करते हैं। सो ये कौन से कंपनीज होते हैं जहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं? दीज आर यूजुअली एसेट मैनेजर्स जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, हेज फंड्स, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और इंडिविजुअल पोर्टफोलियो मैनेजर्स भी, जिनके लिए ये काम होता है। अब काम होता कैसे है? ये जो भी डेटा जो रिसर्च एनालिस्ट है ये प्रिपेयर कर रहा है, ये सारा का सारा डेटा ये एसेट मैनेजर्स इंटरनली यूज करते हैं, इंटरनली कंज्यूम करते हैं, ताकि वो अपने क्लाइंट्स को ये एडवाइस दे सके वेदर टू अगेन बाय अ स्टॉक, होल्ड अ स्टॉक और सेल अ पर्टिकुलर स्टॉक। आफ्टर दैट वी हैव इंडिपेंडेंट एनालिस्ट। अब ये इंडिपेंडेंट एनालिस्ट करते क्या है? ये कस्टमाइज करते हैं अपने रिसर्च को, बट इसको सेल डायरेक्टली नहीं करते। इंस्टेड ऑफ selling it on a public domain, they keep it private to themselves and they go to the respective research organizers, research originators और boutique firms जो इसका इस्तेमाल अपने clients के लिए करती है। So ultimately ये छोटी मोटी जो firms होती है, research originators होते हैं, boutique firms होते हैं, ये
इन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट के पास से मंथली सब्सक्रिप्शन पर या ईयरली सब्सक्रिप्शन पर ये रिसर्च रिपोर्ट सब्सक्राइब करते हैं एंड दे यूज इट इंटरनली. सो अल्टीमेटली यूज क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के लिए इनका यूज होता है, समझने के लिए कि कंपिटिटिव लैंडस्केप कैसा चल रहा है, मार्केट में कंपटीशन कैसा है. अगर मैं एक स्पेसिफिक कंपनी की बात करूँ तो उस स्पेसिफिक कंपनी के लिए दूसरी कंपनी कंपिटिटर कौन सी है एंड हाउ दे आर वर्किंग. अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को अक्वायर करना है, सो विच कंपनी विल बी बेटर फॉर मी, कंपनी ए विच आई एम विलिंग टू अक्वायर और कंपनी बी विच इज मोर कॉम्पिटिटिव. सो ये सारी चीजें प्रोवाइड करने का काम करते हैं इंडिपेंडेंट एनालिस्ट. ये था अबाउट इंडिपेंडेंट एनालिस्ट. नाउ वी विल मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड वी विल डिस्कस मोर इन डिटेल. So the next slide talks about the primary responsibilities of research analyst. ये रिसर्च एनालिस्ट का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? हम काफी देर से बात कर रहे हैं दैट रिसर्च एनालिस्ट एनालाइज करेगा, बट किस पैरामीटर पे एनालाइज करेगा? he or she will understand how the economy is working, macroeconomic factors जैसे inflation, interest rate, government policies, export import policies, ये किस तरीके से चल रहा है, कैसे ये international policies affect कर रही है मेरी कंपनी को या ओवरऑल इकोनॉमी को, और इस इकोनॉमी का इम्पैक्ट मेरे कंपनी पे कैसा आएगा. ये सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी के अंदर आती है, जो डिटेल में हमको बाद में पढ़ना है इन द फर्दर चैप्टर्स. सेम वे एनालिसिस ऑफ द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कैसा है, ओवरऑल इंडस्ट्रियल डिमांड कैसी है, डिमांड का सेंसिटिविटी कैसा है, कंपटीशन किस तरीके से चल रहा है, वेदर इट इज अ हेल्दी कंपटीशन और कट थ्रोट कंपटीशन, ऑल ऑफ दैट इज स्टडीड ओवर हियर. अब इस चीज को भी एक सेपरेट चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. देन वी हैव इवैल्यूएशन ऑफ कंपनीज. सो कंपनीज को किस तरीके से इवैल्यूएट किया जाएगा? So all of the companies will be evaluated on two parameters. The first one being the quantitative aspect, which we will be doing with the help of the financial statements and other financial data. On the other hand, qualitative aspects भी होते हैं जैसे जिसका assessment होता है और उसकी help से companies का evaluation होता है. तो ये qualitative aspects कौन से होते हैं? Various factors like how the company is operating, the future plans of the company, कंपनी का sustainability development किस तरीके से चल रहा है, regulatory compliances कैसे है. all of these are qualitative factors. Again, this is something that we will be learning later on in respective chapters, which will be much more in detail. So as we discussed just now about qualitative and quantitative company analysis, qualitative talks about the business strength as well, the management quality and competitive advantages, whereas the quantitative analysis talks about the financial statements, cash flows and profitability metrics. The next thing that we will discuss is the principles of interaction with companies. कंपनी से बात करना ये रिसर्च का एक बहुत अहम हिस्सा होता है. सो कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत करना भी रिसर्च एनालिस्ट का काम है. नॉर्मली ये लोग रिसर्च एनालिस्ट को इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार होते हैं, बट अगेन हर बार ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी ये ज़रूरी नहीं होता. इसीलिए जब भी हम किसी कंपनी के पर्सन से मिलने जा रहे हो, किसी स्टेक होल्डर से मिलने जा रहे हो, तो हमको पहले से कुछ प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना होता है और उनको फॉलो करना होता है. द फर्स्ट वन ऑफ देम इज प्री मीटिंग रिसर्च. मीटिंग करने से पहले हमको जानना है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, कंपनी कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, किस इंडस्ट्री में काम करती है, कंपनी के कंपिटिटर्स कौन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसी है कंपनी की, पिछले साल का एनुअल रिपोर्ट भी डेफिनेटली पढ़ना ही पढ़ना है, कंपनी के पिछले साल गोल्स क्या थे, क्या कंपनी उन गोल्स को अचीव कर पाई है या नहीं कर पाई, और ऐसे कौन से रीजंस रहे होंगे जिस वजह से वो नहीं कर पाई, और अगर कर पाई है तो ऐसा कंपनी ने क्या किया कि सारे गोल्स अचीव हो गए. सो ऑल ऑफ दिस इज समथिंग दैट you need to read well in advance. Next to that, independence and neutrality must be always maintained. हमेशा ट्राई करना है कि हमारे व्यूज जो हो कंपनीज की तरफ वो अनबायस्ड हो, और मैनेजमेंट जो क्लेम कर रही है क्या वो सही है या नहीं. मैनेजमेंट हो सकती है कि हमारे थ्रू चाहे कि हम मार्केट को इन्फ्लुएंस कर दे स्टॉक के बारे में पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देकर, बट किस हद तक मैनेजमेंट का इंफॉर्मेशन सही है ये हमारा काम होता है इवैल्यूएट करना. सो वी हैव टू वेरीफाई द मैनेजमेंट क्लेम्स वेरी केयरफुली. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वी कैन डू इज यूज अवर नेटवर्क. सो मैनेजमेंट के बियॉन्ड भी कई सारे लोग होते हैं जो एक कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं, जो हमारे नेटवर्क में होते हैं. So we can contact our relevant contacts and try to find out insights about the company from those people, which can be very useful in our overall research
activity. Next to that is about clarity of questions. जब भी हम किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं, फॉर कंडक्टिंग एन इंटरव्यू, ऑलवेज मेक श्योर कि हमारे पास एक स्पेसिफिक वर्क फ्लो हो जिसके बेसिस पर हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. क्वेश्चंस का एक क्वेश्चनर रखना बहुत ज़्यादा एडवाइजेबल होगा. Moving on to the next part, which is communicating with clients. अब मैंने सारी चीज़ें कर ली, मैंने डेटा रिवाइज कर लिया. एक बार डेटा डिवाइस होने के बाद में आई हैव डन ऑल ऑफ द एक्टिविटी विच इज़ रिक्वायर्ड. मैंने सारे तरीके के क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर लिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लिया, मैंने अपना रिपोर्ट बना लिया. बट क्या सिर्फ रिपोर्ट बनाना ज़रूरी है? द आंसर इज नो. So what exactly is required over here? Communicating our results with the client is very important. So how do you do that? First, always ensure that you give them the realistic suggestions. जो भी facts है उन facts को उनके सामने रखना है in simple concise language. अगर आपको नजर आ रहा है कि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उस कंपनी में, तो प्लीज इस चीज को डिस्क्लोज कर दीजिए. यू शुड ऑलवेज डिस्क्लोज वेदर यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ओवर देयर. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी अजम्पशंस तुम लोगों ने यूज किए हुए हैं उन अजम्पशंस को भी प्रॉपरली मेंशन कर देना है, सो दैट यूजर ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसर्च रिपोर्ट कैन अंडरस्टैंड कि ये जो रिजल्ट्स आए हैं ये किस बेसिस पर आए हैं. इसके अलावा जितना हो सके उतना जार्गन्स और एब्रिविएशंस यूज करना हमको टालना है. बट अगर हम उनको यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर दैट दे आर सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल, और उनके ऊपर हमने शॉर्ट फॉर्म्स जो लिखे हुए हैं उनका फुल फॉर्म कहीं ना कहीं मेंशन किया हुआ है, सो दैट द यूजर अंडरस्टैंड्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट. After this, we are going to discuss about the ethics and professionalism. At all times, a research analyst should ensure that he is following all of the regulations that have been given by SEBI. सभी ने जितने रेगुलेशंस बताए हैं सभी को फॉलो करना है. हमेशा ऑनेस्टली काम करना है, सिंसियरली काम करना है, ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम करना है, इंडिपेंडेंस को हैम्पर नहीं होने देना है. इसके साथ साथ जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं और हम किसी मैनेजमेंट पर्सनल का या फिर किसी भी कॉन्टैक्ट का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो हम अगर बाय चांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं तो वी हैव टू एंश्योर दैट ऑल ऑफ दोज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज यूज्ड ओनली आफ्टर टेकिंग परमिशन. सामने वाले से पहले कंसेंट लो कि क्या वो कंफर्टेबल है, अगर हाँ तो ही आप डिवाइस यूज कर सकते हो. इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हम ऐसे सवाल कभी ना पूछे जो पब्लिक डोमेन पर ये इंसान नहीं बता सकता. सो ऑल ऑफ द थिंग्स शुड बी वेरी केयरफुली ड्राफ्टेड. Now, after understanding all of this, let's try to understand what are the important qualities of a research analyst. As you can see on the screens, research analyst should be good with numbers. He should have data analysis skills. He should be financially literate and he should be curious. But क्या सिर्फ यही qualities होती है एक research analyst में? The answer is no. It is equally important that the research analyst is good with Excel and any other tools which are required. Apart from that, financial ट्रेंड्स को एनालाइज करना, उनको आइडेंटिफाई करना, ये भी उसे आना चाहिए. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करने के साथ साथ उनको कॉम्प्रीहेंड करना भी आना चाहिए. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फोरकास्ट करने आना चाहिए. जो फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स है उनके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए. कंपटीशन के डायनामिक्स का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. कम्युनिकेशन स्किल्स शुड बी रियली गुड. और डिटेल ओरिएंटेड होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तब जाके बनता है एक सक्सेसफुल रिसर्च एनालिस्ट. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये सारी क्वालिटीज भी यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन्ड है, विच मीन्स कम्युनिकेशन इज इंक्लूडेड. नॉट जस्ट अ रिटन कम्युनिकेशन जो आपकी रिसर्च रिपोर्ट में दिख के आएगा, बट वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. बिकॉज जब क्लाइंट आपको कॉल करके पूछेगा कि सर आप बताइए कि आपने ये चीज लिखी है, तो आपके पास उस पर्टिकुलर सवाल का जवाब देने का तकनीक होना चाहिए. दैट टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर दैट पर्पज यू नीड टू हैव अ गुड ओरल वर्बल कम्युनिकेशन एज वेल. Now, while doing all of these activity, the research process should be properly approached. And what approach is required? It is a methodical approach. एक systematic approach होना चाहिए जिस way में आपने research process को complete किया है. So all of these are the qualities which are required for a good research analyst. So if you have any questions from this particular chapter, drop your questions in the comment section. Thank you.